Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study another family from P block, that is carbon family. Carbon family is basically present in the group 14 of periodic table. कार्बन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, टिन और लेड है, ये सारे एलिमेंट्स पीरियाडिक टेबल के ग्रुप 14 में आते हैं और ग्रुप 14 यू नो दैट इट इज़ द वन ऑफ द ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक, इसलिए ये सारे एलिमेंट्स जो आते हैं पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इनमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन, अगर हम इसकी रिलेटिव अबेंडेंस देते हैं देखते हैं, इट इज़ प्रेजेंट एज इट इज़ प्रेजेंट इन नेचर 100 ppm पार्ट्स पर मिलियन इसकी अबेंडेंस होती है इन अर्थ's क्रस्ट। और हम सिलिकॉन की बात करते हैं, इसकी जो अबेंडेंस होती है दैट इज़ 2.72 इंटू 10⁵ ppm इसकी अबेंडेंस होती है इन अर्थ's क्रस्ट। उसके बाद अगर हम जर्मेनियम की बात करें, इसकी अबेंडेंस है 1.5 पार्ट्स पर मिलियन इन अर्थ's क्रस्ट। और टिन की जो अबेंडेंस है दैट इज़ 2.1 ppm इन अर्थ's क्रस्ट। एंड जो लेड की अबेंडेंस है, रिलेटिव अबेंडेंस होती है दैट इज़ 13 ppm इन अर्थ's क्रस्ट। तो ये आ गई इनकी अबेंडेंस। अगर आप देख सकते हो अबेंडेंस के हिसाब से जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन की अबेंडेंस सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स सिल्क इन दिस ग्रुप दैट इज़ इन द ग्रुप ऑफ कार्बन फैमिली और इन ग्रुप 16 इनमें इन एलिमेंट्स में से सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है इन अर्थ's क्रस्ट। फिर उसके बाद कार्बन दूसरे नंबर पे है और नेक्स्ट नंबर पे हमारा लेड आता है, फिर हमारा टिन आता है और फिर लास्ट में हमारा जर्मेनियम आता है। यानी कि ये इनकी आ गई रिलेटिव अबेंडेंस, कौन सा एलिमेंट अर्थ's क्रस्ट में ज़्यादा प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिलेटिव अबेंडेंस में, यहाँ पे हटा देता हूँ इनकी, तो सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट इनमें से अर्थ's क्रस्ट में एग्जिस्ट होता है दैट इज़ व्हाट सिलिकॉन। लेकिन कार्बन जो है आपको पता है कार्बन इनमें से इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है कार्बन की, बिकॉज इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इसकी। और कार्बन जब एक कार्बन जो होता है इट इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दस दोज कार्बोहाइड्रेट्स दे आर नेसेसरी फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स which are and the energy which is required for performing various biological activities। यानी कि ये कार्बन का जो है इम्पॉर्टेंट रोल ये है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये एनर्जी सोर्स भी एक्ट करता है इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिलिकॉन की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सीमेंट जो हम बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में उसमें सिलिकॉन यूज़ होता है। या सिरामिक्स जो इस्तेमाल होता है, जो हम बनाते हैं इंडस्ट्रीज़ में डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। या ऐसे ही करके जो सिरामिक्स को छोड़ के क्लेज जो होते हैं या ब्रिक्स जो होते हैं, या ब्रिक्स को छोड़ के जो हमारे पास फॉर एग्जांपल गिलास होता है, या जो पॉलीमर्स हमारे पास होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, उसमें हमें सिलिकॉन इस्तेमाल होता है। दैट मीन्स दिस कार्बन इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पर्टिकुलरली कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, उनमें ये प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स इट हैज़ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिलिकॉन की अगर बात करें, ये हमें डिफरेंट मटीरियल्स बनाने के काम आता है, जैसे सीमेंट है, सिरेमिक्स है, क्ले है, ब्रिक्स है, ग्लास और पॉलीमर्स बनाने के लिए हमें सिलिकॉन यूज़ होता है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, ये दोनों एक साथ, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आजकल इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। दे आर यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर बनाने के यूज़ में ये आते हैं। एक्चुअली जो पी टाइप, एन टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स फिजिक्स में पढ़ते हो, वो सारे सेमीकंडक्टर्स इन्हीं सिलिकॉन और जर्मेनियम वाले एलिमेंट से बनते हैं। तो फिर जो रही बात टिन और लेड की, ये दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं और ये बहुत सालों से हमें यूज़ होते हैं। सिंस द बाइबलिकल डेज दे आर बीइंग यूज्ड एज मेटल्स, तो इनका भी रोल बहुत ज़्यादा है हमारी डे टू डे लाइफ में। तो उसके बाद बात करते हैं रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज़ NS2 NP2। यानी कि कार्बन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो आउटर मोस्ट शेल की s ऑर्बिटल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और आउटर मोस्ट शेल की जो p ऑर्बिटल होते हैं उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स कार्बन फैमिली के हर किसी
एलिमेंट के पास टोटल 2 + 2 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे अच्छे से, अभी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, और सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 14, जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 32, और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 50, और इसका जो एटॉमिक नंबर है लेड का दैट इज़ 82। तो ये आ गया इनका एटॉमिक नंबर। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ कार्बन की, दैट विल बी हीलियम में लिख देता हूँ पहले, हीलियम 2s2 2p6। 2p6 तो आना चाहिए, लेकिन 2p2 ही आता है क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन में। कार्बन में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स के बदले मैंने यहाँ पे हीलियम लिख लिया, या आप 1s2 लिख सकते हो। तो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 2 + 2 + 2 इज 6 इलेक्ट्रॉन्स। 2 हीलियम के, 2 इसके और 2 इसके, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन जो आउटर शेल है 2s एंड 2p, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2s में 2, 2p में 2, दैट इज़ वाई आई सेड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np2। उसके बाद अगर हम सिलिकॉन की बात करें, इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 14। तो 14 के बदले मैं पहले यहाँ पे नियॉन लिख लेता हूँ, नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपको। फिर 3s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 10 + 2 इज़ 12, और फिर 3p में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 2 आ गए, हो गए 12, यहाँ पे भी 2 हो गए, 12 + 2 इज़ 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे। लेकिन जर्मेनियम द थर्ड एलिमेंट, जैसे आप बोरान फैमिली में देखते थे, थर्ड एलिमेंट जो जर्मेनियम यहाँ पे है, इसमें d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। टोटल एटॉमिक नंबर क्या है, 32। 32 से पहले मैं 32 इलेक्ट्रॉन्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो मैं यहाँ पे पहले अर्गान लिख लूँगा। अर्गान के 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर आएगा 3d के 10 इलेक्ट्रॉन्स। ये पहला एलिमेंट है जिसमें d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए हैं। पहले हम कार्बन में देखेंगे कोई d ऑर्बिटल नहीं है, सिलिकॉन में देखेंगे कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन जर्मेनियम पहला एलिमेंट है जिसमें d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3d के 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 28 और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हो गए 30, 20 और 18 + 10 इज 28, 28 + 2 इज 30, एंड फिर 4p में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 30 + 2 इज 32। तो अगर आप यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे सिलिकॉन में दैट इज़ 3s2 3p2, और फिर जर्मेनियम में अगर आप आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आउटर वाली दैट इज़ 4s2 4p2। कार्बन का क्या है 2s2 2p2, इसका है सिलिकॉन का 3s2 3p2, फिर जर्मेनियम का है 4s2 4p2। दैट वाज व्हाई आई वाज सेइंग देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ns2 np2। उसके बाद हम 10 की तरफ आते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 50 है। मैं यहाँ पे क्रिप्टॉन लिख देता हूँ पहले। क्रिप्टॉन के 36 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 36 तो 4d में 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 36 + 10 इज 46, 46 + 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे। तो 46 + 2 इज 48, तो 5p में फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 48 + 2 इज 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, 5s2 5p2 दैट इज ns2 np2। लास्ट में जो हमारा एलिमेंट बचा है दैट इज लेड। लेड में 82 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्रिप्टॉन के बाद में यहाँ पे जीनॉन लिख लेता हूँ 54, और लेड वो वाहिद एलिमेंट है इसमें, लास्ट एलिमेंट ऑफ एवरी p ब्लॉक, एवरी एलिमेंट इन p ब्लॉक दैट कंटेन्स f ऑर्बिटल्स। इसमें 4f के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर 4d के बदले यहाँ पे 5d आ जाएगा, और 5s के बदले इसमें 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और 5p के बदले यहाँ पे 6p में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जीनान के है 54, आगे 14, f के 14, 54 + 14 इज 68, 68 + 10 इज 78, 78 + 2 इज 80, 80 + 2 इज 82। तो यहाँ पे भी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आई है, दैट इज 6s2 6p2 यानी कि ns2 np2। लेकिन अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अब अच्छे से, कार्बन और सिलिकॉन जो है ये वाले 2 एलिमेंट्स, कार्बन और सिलिकॉन में कोई भी d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सिलिकॉन और कार्बन और सिलिकॉन में कोई d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल नहीं होता है। जर्मेनियम इज़ द फर्स्ट एलिमेंट जिसमें d ऑर्बिटल्स होते हैं, फिर टिन में भी d ऑर्बिटल्स होते हैं, और लेड में भी यहाँ पे d ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन लास्ट वाला एलिमेंट जो लेड है ये वाहिद वो एलिमेंट है जिसमें f में भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपको याद रखना है, यानी कि जो कार्बन और सिलिकॉन है,
कार्बन और सिलिकॉन है, ना तो इनमें डी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना तो इनमें एफ के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रही बात जर्मेनियम और टिन की, इसमें डी, इन दोनों में डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और यहाँ पे लेड में एफ में फोर एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इनमें डी के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स द फर्स्ट टू एलिमेंट्स दे डू नॉट कंटेन डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स. Germanium and tin, they do contain d electrons, whereas lead is the only element in this group which contains 10 d electrons and 14 f electrons. तो ये आ गई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो आप फिर से अच्छे से चेक कर सकते हो किस वाले एलिमेंट में कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट। और लेकिन रही बात यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से सबकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2s2 2p2 डाउन द ग्रुप शेल इंक्रीज हो जाएगी, 3s2 3p2 आ जाएगा, 4s2 4p2 आ जाएगा, 5s2 5p2 आ जाएगा, 6s2 6p2 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे 2s में 2 है, यहाँ पे भी 2s में 2 है, यहाँ पे भी 2s में, यहाँ पे भी 2s में, यहाँ पे 2s में 2 है, यहाँ पे 3s में 2 है, यहाँ पे 4s में 2 है, यहाँ पे 5s में 2 है, तो यहाँ पे 6s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। और रही बात p में सारे एलिमेंट्स के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो सारे एलिमेंट्स कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड के जो सारे एलिमेंट्स हैं इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आती है, ns2 np2, यानी कि आउटर शेल के s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर शेल के p में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, टोटल आ गए 4। दैट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ p ब्लॉक एवरी एलिमेंट ऑफ p ब्लॉक ऑफ ग्रुप 14, जो ग्रुप 14 में जितने भी आपके एलिमेंट्स आते हैं उनमें ns में 2 इलेक्ट्रॉन है, np में 2 इलेक्ट्रॉन है, टोटल इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। जो भी एलिमेंट्स किस वाले ग्रुप में हैं, कार्बन फैमिली के ग्रुप में आते हैं, ग्रुप 14 में जो भी एलिमेंट्स आते हैं उनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये है या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को म्यूचुअली शेयर करके 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, उसकी वजह से ये टेट्रावैलेंट होंगे, दे विल जनरली बी टेट्रावैलेंट। इनकी जो वैलेंसी है टेट्रावैलेंट होंगे क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके ये 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बना सकते हैं। तो या तो ये ऐसे करके 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके फॉर कंप्लीटिंग देयर ऑक्टेट ये -4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने खाली p के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो s के इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं किए, अगर खाली p के ही 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +2 +4 और -4, यानी कि वैलेंस शेल में इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके -4 चार्ज शो करना पड़ेगा, या अगर ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेंगे तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, या अगर ये 2s2p में से खाली 2p के इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। तो फिर बाद में देखते हैं कौन सा एलिमेंट जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कौन सा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, कौन सा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ कार्बन फैमिली। तो ये तो था थोड़ा बहुत एलिमेंट्री इंट्रोडक्शन। मुझे पता है ये टॉपिक बहुत ईजी है लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे पढ़ाना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन फैमिली के एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज की कार्बन फैमिली में कौन कौन आता है, एक तो कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है और टिन आता है, और आपका कौन सा आता है, लेड वाला एलिमेंट आता है। तो यू नो दैट डाउन द ग्रुप जो है इनका जो नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप है वो इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स या डाउन द ग्रुप स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा या नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह जो एटॉमिक साइज भी है, एटॉमिक साइज विल आल्सो इंक्रीज बिकॉज देयर इज अ जनरल रूल व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। जैसे हमने कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के हिसाब से देखा था, इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2s2 2p2, इसमें 3s2 3p2, इसमें 4s2 4p2, 5s2 5p2, इसमें आउटर था 6s2 6p2, यानी कि इसके पास 2 शेल्स है, इसमें 6 शेल्स है। डाउन द ग्रुप शेल्स का नंबर इंक्रीज होने का मतलब है एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। वो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे इनका एटॉमिक रेडियस ले लेता हूँ हर किसी एलिमेंट की, कार्बन की जो एटॉमिक रेडियस देखी गई है दैट इज 77 पिकोमीटर, इसकी जो एटॉमिक रेडियस है सिलिकॉन की दैट इज 118 पिकोमीटर,
तो इंक्रीज हो गई है। तो जर्मेनियम की अगर हम देखते हैं दैट इज़ 122 पिकोमीटर, एंड अगर टिन की हम देखें दैट एटॉमिक रेडियस इज 140 पिकोमीटर, और लास्ट वाले एलिमेंट की जब हम देखते हैं दैट इज 146 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, दिस इज बिकॉज व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे, जब आप कार्बन से सिलिकॉन टिन की तरफ जाते हो, कार्बन से टिन की तरफ जाते हो, तो इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस बहुत ज़्यादा है। पहले 77 है, फिर 118 है, फिर 122 है, फिर 140 है। इंक्रीज बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन लास्ट वाले एलिमेंट में जब हम टिन से लेड की तरफ जाते हैं, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस ज़्यादा नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि टिन जो है, इसमें मैंने कहा था अभी, इसमें F इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, D इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। देयर इज अ रूल व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस 77 से 146 तो इंक्रीज हुआ ही है, दैट मीन्स रूल हैज़ बीन फॉलोड, ट्रेंड हैज़ बीन फॉलोड। लेकिन जो कार्बन से टिन तक जाने तक एटॉमिक रेडियस का जो इंक्रीज बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन वही जब टिन से लेड की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस कम इंक्रीज हुआ है। ये 140 से 146 6 यूनिट से इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहाँ से 77 से 118 इंक्रीज हुआ है, फिर 118 से 122 इंक्रीज हुआ है, 122 से 140 इंक्रीज हुआ है। तो 140 से लगभग 160 तो इंक्रीज होना ही चाहिए था, लेकिन 146 तक इंक्रीज हुआ है। दैट मीन्स इंक्रीज जो है वो बहुत कम है। बहुत कम इसलिए है क्योंकि इसमें जो F ऑर्बिटल्स और D ऑर्बिटल्स होते हैं, दे काज पुअर शील्डिंग। जब ये पुअर शील्डिंग करते हैं, वो इसके न्यूक्लियस को अच्छे से कवर नहीं करेंगे। F और D ऑर्बिटल्स इसके न्यूक्लियस को कवर नहीं करेंगे। जब वो कवर ही नहीं करेंगे, ये न्यूक्लियस जो है इसका वो एक्सपोज हो जाएगा टुवर्ड्स आउटर शेल्स। वो आउटर शेल्स की ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा। ज़्यादा अट्रैक्शन करने की वजह से जो साइज जो है, जो शेल्स होंगे, आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स पे जब ज़्यादा अट्रैक्शन का इफेक्ट होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स या शेल्स न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएंगे। उसकी वजह से ज़्यादा इंक्रीज इन साइज नहीं होगा। दिस इज ड्यू टू द F एंड D ऑर्बिटल जो लेड में होते हैं, वो पुअर शील्डिंग करते हैं। पुअर शील्डिंग करते हैं, या तो बिल्कुल भी शील्डिंग इफेक्ट शो ही नहीं करते। जब वो शो ही नहीं करेंगे शील्डिंग इफेक्ट, इसका न्यूक्लियस फ्री होगा। न्यूक्लियस आउटर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा। अट्रैक्शन करने की वजह से इसकी शेल्स जो है न्यूक्लियस के क्लोज आएंगे। तो क्लोज जब आएंगे, उसकी वजह से इसका जो साइज जो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, वो कम ही इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ F एंड D ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे रूल है, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ कार्बन फैमिली, देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स और स्क्रीनिंग इफेक्ट। But when we move from tin to lead, there is slight increase in size. हालांकि इंक्रीज बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये कम ही इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि D एंड F ऑर्बिटल जो है वो शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम शो करते हैं। उसकी वजह से साइज यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं अब बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको एक मैं इंपॉर्टेंट चीज़ समझाता हूँ। हमने इससे पहले बोरान फैमिली में ग्रुप 13 एलिमेंट्स पढ़े थे, और आज हमने ग्रुप 14 एलिमेंट्स यानी कि कार्बन फैमिली का एलिमेंट्स पढ़ने स्टार्ट किए हैं। बोरान फैमिली का जो पहला एलिमेंट है वो बोरान है। कार्बन फैमिली का जो पहला एलिमेंट है वो कार्बन है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एटॉमिक साइज। अब हम देखते हैं क्या ग्रुप 13 के एलिमेंट्स या ग्रुप 14 के एलिमेंट्स, इन दोनों एलिमेंट्स में से किस एलिमेंट का साइज जो है वो ज़्यादा होता है। जैसे आपको पता है, व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड, जब हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड की तरफ जाते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू नो दैट देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसका न्यूक्लियर चार्ज +5 होगा, इसका न्यूक्लियर चार्ज +6 होगा। व्हेन वी मूव फ्रॉम बोरान फैमिली टू कार्बन फैमिली, देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो बाहर की वैलेंस शेल्स की अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा होगी। उसकी वजह से जो साइज होगा कार्बन का, इट विल बी स्मॉलर इन साइज होगा, और इसका जो साइज होगा दैट विल बी लार्ज। तो मैं यहाँ पे साइज की बात कर रहा हूँ। व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप 13 to group 14, from boron family to carbon family, there is increase in nuclear charge. When there is increase in nuclear charge, consequently there will be decrease in size. जब साइज डिक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस भी डिक्रीज होगा। एटॉमिक रेडियस जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, इन केस ऑफ बोरॉन एटॉमिक रेडियस देखी गई है 85 पिकोमीटर, लेकिन जो इसकी रेडियस है ये क्या होना चाहिए? स्मॉल, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसकी रेडियस जो एक्सपेरिमेंटली देखी गई है दैट इज 77 पिकोमीटर। दैट मीन्स देयर इज अ रूल, व्हेन वी मूव फ्रॉम बोरॉन फैमिली टू कार्बन फैमिली, देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करने की वजह से जो आउटर शेल्स पे अट्रैक्शन का इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। उसकी वजह से जो साइज जो है कम होगा, ये स्मॉल इन साइज होगा। ये बोरान फैमिली के एलिमेंट्स ज़्यादा लार्ज साइज के होंगे, इसकी वजह से इनकी रेडियस ज़्यादा है बोरान की, और इसकी रेडियस क्या है? कम। तो सेम चीज़ आप
इसमें अल्युमिनियम और सिलिकॉन में भी ऑब्जर्व करोगे, अल्युमिनियम जो है ग्रुप 13 का है, सिलिकॉन ग्रुप 14 का है। इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज +13, इसका न्यूक्लियर चार्ज है दैट इज +14। दैट मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 14 देयर इज वंस अगेन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो साइज डिक्रीज हो जाएगा यहाँ की तरफ, तो रेडियस भी डिक्रीज हो जाएगी। इसकी जो रेडियस है अल्युमिनियम की, सॉरी, अल्युमिनियम की जो रेडियस देखी गई है दैट इज 143 पिकोमीटर, सॉरी फॉर दिस, इट इज 143 पिकोमीटर। और इसकी जो रेडियस देखी गई है सिलिकॉन की दैट इज 118 पिकोमीटर। सिलिकॉन की एटॉमिक रेडियस जो है वो अल्युमिनियम से कम है। वो इसलिए कम है इसकी एटॉमिक रेडियस इससे, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बहुत ज्यादा है। व्हेन देयर इज मोर न्यूक्लियर चार्ज, मोर द अट्रैक्शन ऑफ द आउटर शेल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, देयरफॉर देयर विल बी अ बिट कंट्रैक्शन इन साइज, देयरफॉर साइज यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स देयर इज अ जनरल रूल व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप 13 टू 14 देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। व्हेन देयर इज डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, consequently there will be decrease in when there is increase in nuclear charge there will be decrease in size, when there is decrease in size there will be decrease in atomic radius। तो ये हो गया इसका एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, जो कि थर्ड प्रॉपर्टी अब आएगी। पहली प्रॉपर्टी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी है ग्रुप कार्बन फैमिली की, फिर हमने इसका एटॉमिक रेडियस पढ़ा है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, और कंपैरिजन क्या है बोरान फैमिली के साथ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी फैमिली का पढ़ेंगे, कार्बन फैमिली का। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन फैमिली, वो एनर्जी जो हम एलिमेंट्स को देते हैं सो दैट दे लूज व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स की या कम होगी, वो हम देखेंगे। कार्बन फैमिली में कौन आता है, कार्बन आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, और टिन आता है, और लेड आता है। तो डाउन द ग्रुप अभी हमने पढ़ा है एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज। जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप देयर विल बी डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो सिंपल सा रूल है, व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन टू जर्मेनियम टू लेड, जब हम कार्बन से लेड की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे डाउन द ग्रुप वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगे, न्यूक्लियस से वो न्यूक्लियस उनकी अट्रैक्शन कम करेगा, यानी कि हम उनको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम। व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, कॉन्सिक्वेंटली देयर विल बी डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कार्बन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी देखी गई है दैट इज 1086 किलो जूल पर मोल कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी है ये। लेकिन लास्ट वाले एलिमेंट की जो आयोनाइजेशन एनर्जी देखी गई है लेड की दैट इज 715 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम कार्बन टू लेड देयर इज इंक्रीज इन एटॉमिक साइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान डिस्टेंस होगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन न्यूक्लियस कम करेगा, तो वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जल्दी लॉस होंगे। दैट इज वाई जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी वो बहुत कम पड़ेगी व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप। दैट इज वाई वी आर सेइंग व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। तो हम देखते भी है कार्बन की आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 1086 किलो जूल पर मोल कार्बन की, लेकिन लेड की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 715 किलो जूल पर मोल। दैट मीन्स ऑब्वियसली ड्यू टू इंक्रीज इन साइज देयर इज डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये तो आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन फैमिली। लेकिन लास्ट में हम बात करते हैं किसकी, ग्रुप 13 और ग्रुप 14 का कंपैरिजन। जैसे यहाँ पे ग्रुप 13 का एलिमेंट आपने लिया था और यहाँ पे अभी आप ग्रुप 14 का एलिमेंट लोगे, मान के चलो यहाँ पे आपने बोरान ले लिया, यहाँ पे आपने कार्बन ले लिया। तो अगर हम न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, न्यूक्लियर चार्ज हमने अभी डिस्कस किया था, इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, +5, इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या है, +4। व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो आपको एक चीज पता है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यूक्लियर चार्ज के। जितना न्यूक्लियर चार्ज एक एलिमेंट में ज्यादा होगा उतना ही वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्शन करेगा, उतने टाइटली हेल्ड होंगे इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा टाइटली इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा हमें आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। दैट मीन्स व्हेन वी मूव फ्रॉम कार्बन फैमिली टू बोरान फैमिली टू कार्बन फैमिली देयर इज ऑब्वियसली इंक्रीज इन एटॉमिक इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज देयर विल बी इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लगती है किसको, बोरान को, जब हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं दैट इज 800, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, दैट इज 800 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब हम
कार्बन को फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देते हैं दैट इज 1086 किलो जूल पर मोल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप 13 टू 14 देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, दैट इज व्हाई देयर इज आल्सो इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। कार्बन में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे कार्बन फैमिली के एलिमेंट्स एज कंपेयर टू बोरॉन फैमिली। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को जब ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ये लॉस नहीं होने देंगे अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो अपने इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की नीड पड़ेगी वो बहुत ज्यादा पड़ेगी। ऐसे ही करके अगर आप बात करोगे इसकी क्या कहते हैं अल्युमिनियम की बात का कंपैरिजन आप करोगे सिलिकॉन के साथ, ये ग्रुप 13 का है, ये ग्रुप 14 का है, इसका न्यूक्लियर चार्ज +13 है, सॉरी इट इज +13 और इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है दैट इज +14। ऑब्वियसली देयर इज इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी व्हेन वी मूव फ्रॉम अल्युमिनियम टू सिलिकॉन, दैट मीन्स इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सिलिकॉन की ज्यादा होगी। तो वो देखी गई है, सिलिकॉन की होती है 786 किलो जूल पर मोल। इस एनर्जी पे ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है पहला इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो अल्युमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी है दैट इज 577 किलो जूल पर मोल। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। दिस इज बिकॉज when we move from group 13 to group 14 there is increase in nuclear charge, consequently there will be increase in ionization energy, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ये ज्यादा टाइटली हेल्ड करेंगे, उतने ही ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लॉस नहीं करेंगे। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लॉस नहीं करेंगे, इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13। वो यहाँ पे भी आप देख सकते हो बोरान और कार्बन का जो कंपैरिजन हमने किया था, कार्बन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा आया था एज कंपेयर टू बोरान, इसलिए ज्यादा आया था क्योंकि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है ज्यादा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्शन ज्यादा करेगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होंगे तो उनको लॉस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम कहते हैं कार्बन अच्छे से आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, इसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग व्हेन वी मूव फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 14 देयर इज इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, देयर विल बी इंक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी। अल्लाह हाफिज़। वी विल डिस्कसिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन फैमिली, अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन फैमिली वो हम डिस्कस करेंगे एक अलग से लेक्चर में। टिल देन खुदा हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।